हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज का जो सब्जेक्ट है ये आपका बीपीएससी 141 है, गांधी जी का। जी हाँ, और इसमें आज हम ब्लॉक 2 लेंगे। ब्लॉक 2 में यूनिट 6 लेंगे, सत्याग्रह। ब्लॉक 1 कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज उसे वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सत्याग्रह। उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। चलिए, सत्याग्रह में आज हम क्या इसमें पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी इससे बनती है आपका सत्याग्रह का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सत्य से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन, कुछ ऐसे बारदोली आंदोलन, कुछ नमक सत्याग्रह, कुछ ऐसे आंदोलन थे, सत्याग्रह गांधी जी ने चलाए थे, जिनके आने की पॉसिबिलिटी बनती है। और यदि क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो फिर इसको टिप्पणी में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में एक्चुअली थोड़ा सा बताया गया कि गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों शुरू किया, उनके मन में ऐसा भाव क्यों आया। तो देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था कि गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने जो एक रंग भेद की नीति थी, गोरे और काले की जो नीति थी दक्षिण अफ्रीका में, उससे उनका सामना हुआ था और एक तरह से बुराई थी, और जिसका सामना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। और वहां वो कई वर्षों तक रहे हैं। तो श्वेत साम्राज्यवादियों के हाथों काले लोगों के दुख और अपमान को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया, क्योंकि वहां पे जो गोरे लोग हुआ करते थे वो वहां पे अधिकार करके रखे थे, वो साम्राज्य को चला रहे थे, देश को चला रहे थे, और जो वहां के काले लोग थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इन सभी चीजों को गांधी जी ने खुद अपने आंखों से देखा। तो उनका मानना था गांधी जी का कि जो श्वेत है, श्वेतों का यानी जो गोरे लोग हैं, उनका काले लोगों पर उनके देश में ही प्रभुत्व इसलिए कायम है क्योंकि इसका कोई प्रतिरोध नहीं करता। कालों का देश है और वहां पर शासन श्वेत यानी गोरे लोग कर रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण गांधी जी ने कहा कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में हालात बदलने के लिए आंदोलन शुरू किए, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनकी मांगे सच्ची और न्यायपूर्ण है। जो आंदोलन चला रहे हैं वो बिल्कुल सही है और न्याय के अनुसार है। और उनके सहयोगी मगन लाल गांधी जी ने इस आंदोलन का नाम सत्याग्रह रखने का सुझाव दिया। यानी गांधी जी के जो सहयोगी थे दक्षिण अफ्रीका में, जिनका नाम मगन लाल था, जो गांधी जी ने वहां पे आंदोलन शुरू किया था गोरों के खिलाफ और कालों के साथ में, क्योंकि उनको लगता था कि जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और न्याय के हिसाब से है, तर्कपूर्ण है। तो जो उनके सहयोगी मगन लाल थे, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का नाम सत्याग्रह, सद और आग्रह रखना चाहिए, जिसका अर्थ होता था अच्छे उद्देश्य के प्रति दृढ़ता, ठीक है, क्योंकि उद्देश्य उनका अच्छा था। तो गांधी जी ने क्या किया कि इसका नाम बदलकर सत्याग्रह कर दिया, सत्याग्रह न रख करके सत्याग्रह कर दिया। सत शब्द मुक्त विचार, ईमानदारी, दृढ़ता और सत्य को परिभाषित करता है, और सत्य शब्द सत्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तव में दुनिया में सत्य के अलावा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह करना, ठीक है। तो सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह करना, अनुरोध करना। आग्रह का मतलब यही होता है ना। तो ये प्रस्तावना है और यही सत्याग्रह से संबंधित आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, सत्याग्रह और गांधी जी के बारे में यदि आता है तो, ठीक है। ओके, अब गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया, तो देखिए सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में ही शुरू कर दिया था, ठीक है ना। गैर श्वेत अबजकों को रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिक्स के पास जाकर अपना पंजीकरण कराना पड़ता था, और तब सरकार उन्हें उनके परिचय और फिंगरप्रिंट्स के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करती थी, यानी जो काले लोग हुआ करते थे। और इस नियम का पालन नहीं करने वालों का ट्रांसवाल में रहने का अधिकार छीन लिया जाता था। यानी ट्रांसवाल जो एक शहर था, वहां पे जो लोग रहते थे, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था,
फिंगरप्रिंट के साथ में, अंगूठे के साथ में। और जो लोग ऐसा नहीं करते थे, जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते थे, तो उनको एक ट्रांसफर यानी उस शहर और सिटी में रहने नहीं दिया जाता था और साथ ही साथ उस पर 100 पाउंड का जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, और साथ ही उन्हें वहां से निकाल भी दिया जाता था। गांधी जी ने इस काले अध्यादेश का विरोध किया और करने के लिए वो दृढ़ हो गए और उन्होंने भारतीयों को इसका विरोध करने के लिए प्रेरित भी किया। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नस्लवादी नीतियों का विरोध करने के लिए 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एक थिएटर में करीब 3000 भारतीयों के जन समूह के समक्ष अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति पेश की। यानी कि एक थिएटर था जोहान्सबर्ग में, जहां पर 3000 भारतीयों के साथ में अहिंसात्मक तरीके से क्या किया, वहां पर उन्होंने विरोध करने का एक तरीका अपनाया और इस तरह से सत्याग्रह का जन्म हुआ। और उसके बाद से विश्व भर में सामाजिक अन्याय और दमन का प्रतिरोध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो सत्याग्रह की स्टार्टिंग कैसे हुई? साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से हुई, गांधी जी ने किया। और किस लिए किया गया? गोरे और कालों के बीच का भेद मिटाने के लिए। खास तौर पे जो गोरे थे, कालों के ऊपर वो क्या किया करते थे, ज्यादा उन्हें जुर्म ढाया करते थे। ठीक है ना, एक तरह से कालों का देश था, लेकिन नस्ल भेदी जो नीति होती थी वहां पे वो फॉलो की जाती थी। ओके, चलिए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं था सत्याग्रह, बल्कि साहस और सत्य को साथ में लेकर के एक नैतिक संघर्ष भी था। वो हिंसा के खिलाफ थे। ठीक है ना, हिंसा के खिलाफ थे। वो मार और इन चीजों में मारकाट में यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि आप किसी भी इंसान को अहिंसात्मक तरीके से मना सकते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वाद विवाद के। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह को सिर्फ राजनीतिक रूप में नहीं देखा। ठीक है, और इसके गहरे वैचारिक मूल भी थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसका उपयोग भी किया और उनको काफी सफलता भी इसमें प्राप्त हुई थी। तो 1915 के बाद जब वो भारत लौटे और राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त हो गए थे, और ये आंदोलन इन्होंने भारत में आकर भी चलाया था। किसके लिए? यूरोपीय साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ जाता है कि जो सत्याग्रह आंदोलन था उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि सत्याग्रह आंदोलन के लक्ष्य और उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो सत्याग्रह का दर्शन और इसके राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक आयाम, यानी कि यहाँ पर हम क्या क्या समझ सकते हैं। सत्याग्रह एक मौन अनशन था और अहिंसक क्रांति को साकार करने का एक प्रयास था, यानी हिंसात्मक क्रांति से दूर अहिंसात्मक क्रांति को अपनाने का तरीका था सत्याग्रह। सत्याग्रह और शांति प्रतिरोध के बीच अंतर था। ब्रिटिश सरकार भारत के दौरान सत्याग्रह आंदोलन की प्रगति, यानी ये आगे चलकर हम यहाँ पर देखेंगे और आप इसको जो है लक्ष्य और उद्देश्य के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब सत्याग्रह की अवधारणा क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि सत्याग्रह क्या था, किस तरह से चला था, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, ओके। सत्याग्रह की अवधारणा के स्रोत, ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। सत्याग्रह की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो देखिए, जो सत्याग्रह है वो सत्य और अहिंसा के दो सिद्धांतों पर आधारित है, यानी सत्याग्रह के दो सिद्धांत हैं और आप कह सकते हैं कि जो सिद्धांत है, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा, ये दो सिद्धांत है किसके? सत्याग्रह के। ठीक है ना, और यहाँ पर गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल सिद्धांत भी था ये। ठीक है ना, गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा था और ये सत्याग्रह के भी सिद्धांत है। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद, भागवत गीता के आध्यात्मिक मतों से प्रभावित था, क्योंकि भागवत गीता पे गांधी जी का बहुत विश्वास था और जनरली उनके जो विचार उपजे थे, विचार आए थे, वो भागवत गीता से ही थे। ठीक है ना, और वो ये मानते थे, उपनिषद में ये घोषणा की गई है कि समस्त विश्व सत्य के मूल सिद्धांत पर टिका हुआ है। गौतम बुद्ध ने भी मानव समुदाय को अहिंसा का संदेश दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, और महावीर ने भी अहिंसा को धर्म का सबसे उच्च स्वरूप घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से जो चीज चले, चाहे उपनिषद हो, भागवत गीता हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी में सत्य को लेकर के चला गया है, सभी में सत्य को महान माना गया है। तो गांधी जी के भी यही विचार थे। और हिंदू पौराणिक परंपरा में ऐसी कहानियों की भरमार सत्य की महिमा गान करते हैं,
और इनमें प्रमुख कहानी राजा हरिश्चंद्र की, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। राइट। सुकरात का दर्शन जो है, जीसस क्राइस्ट के उपदेश भी सत्याग्रह पर ही आधारित है। तो किसी बुराई का प्रतिरोध मत करो, अगर तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी सामने कर दो। यह ईसाई सूक्ति गांधी जी के सत्याग्रह की मार्गदर्शी सिद्धांत बन गई थी। ये ईसाई सूक्ति है, लेकिन हम लोग जनरली से गांधी जी का एक कथन कहते हैं कि अगर तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दो, ठीक है। ओके। सत्याग्रह एवं दुराग्रह, नहीं, इसे हम नहीं लेते। शांति प्रतिरोध पर सत्याग्रह की श्रेष्ठता, नहीं, ये भी हम इसे खारिज करते। सत्याग्रह उग्र राष्ट्रवाद के विरोध में। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या, उग्र राष्ट्रवाद के विरोध में सत्याग्रह क्यों स्टार्ट किया गया। अब देखिए, एक्चुअली उसका रीजन भी था। रीजन ये था कि गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक और समाज में बदलाव जो होता है वो खूनी क्रांतियों के जरिए नहीं आता। यानी राजनीति, यदि समाज में और राजनीति में आपको बदलाव लाना है तो मनुष्यों के हृदय और मस्तिष्क में परिवर्तन करके लाया जा सकता है, ना कि खूनी क्रांति, खूनी आंदोलन मारकाट करके लाया जा सकता है। ये गांधी जी मानते थे। और गांधी जी ये भी मानते थे कि हर व्यक्ति में विवेक होता है, यानी बुद्धि होती है, और उनका लक्ष्य उसे जागृत करना, यानी जागृत करना, और वो भी हिंसात्मक उपायों की सहायता से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नैतिक प्रभाव के जरिए। यानी हर एक व्यक्ति में विवेक होता है, हर एक व्यक्ति में बुद्धि होती है, ठीक है ना। सिर्फ उसको जागृत करना बस होता है, और उसको जगाना, और जगाया भी किस माध्यम से जाए, हिंसात्मक तरीकों से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नैतिक तरीके से। और उन्हें भरोसा भी था कि सत्याग्रह के जरिए हृदय परिवर्तन होता है। और भारतीय युवा गांधी जी के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, और उन्होंने साम्राज्यवादी शासन से शीर्ष स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हिंसात्मक उपायों को अपनाने को प्राथमिकता दी। बहुत सारे दल बन गए थे, नरम दल, गरम दल, इस तरह के कुछ लोग दल बने हुए थे, जनरली जो हिंसात्मक उपायों को, हिंसात्मक तरीकों को, यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंसा पे वो बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जैसा व्यवहार हमारे साथ अंग्रेज करते हैं हमें भी वैसा ही उनके साथ करना चाहिए। जब वो उनके साथ ऐसा करेंगे, हिंसा से उनके सामने पेश आएंगे, तो वो जल्द से जल्द भारत छोड़ के चले जाएंगे। पर गांधी जी जस्ट इसके अपोजिट थे। उनका मानना था कि हमें हिंसा से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से उनका विरोध करना है। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगेगा। और वे महसूस करते थे कि निवेदन, कौन, जो हिंसात्मक तरीका अपनाते थे, ठीक है ना, जिन्हें क्रांतिकारी कहा जाता था। क्रांतिकारी उन्हीं को कहा जाता था जो हिंसात्मक तरीके अपनाते थे। निवेदन, याचना, प्रार्थना जैसी उदारवादी रणनीति कायम हो चुकी थी, ठीक है ना। और गांधी जी क्या करते थे, इसके खिलाफ थे। उन्होंने जोर देकर कहा था कि क्रूर शक्ति भारतीय जमी के अनुरूप नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति को सरजमी की शक्ति पर पूरा भरोसा करना चाहिए। भारत देश जो हमारा है वो यहाँ पे हिंसात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, हिंसा से बहुत दूर है, इसलिए हमें अपने भारत देश की शक्ति पर जो है क्या करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा जरूरी है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। यहाँ पर अगर हिंसात्मक और सत्याग्रह का हिंसात्मक रूप पूछता है, उग्र राष्ट्रवाद पूछता है, तो आप इसे बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, काम दोनों के एक थे, उद्देश्य दोनों के एक थे, चाहे वो हिंसात्मक हो चाहे वो अहिंसात्मक हो, लेकिन रास्ते जो थे वो अलग अलग थे। क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करना, त्याग की भावना, ये सभी चीजें जो हैं दोनों में देखी गई थी। हिंसात्मक गतिविधियों में उग्र हो जाना, लड़ाई करना, मारपीट करना, ठीक है ना, ये जो गांधी जी को पसंद नहीं था। और जो क्रांतिकारी होते थे इसी चीज पर, इसी रास्ते पे चलते थे। तो गांधी जी का मानना था कि जो उग्रपंथी लोग होते हैं, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, जो हिंसात्मक लोग होते हैं, वो भारतीयों की समस्या सुलझाने की बजाय उसे और उलझा देंगे, बल्कि उनकी समस्याएं और बढ़ा देंगे, और जिसका सामना अंग्रेजों के शासन में कर रहे थे, ठीक है। तो यदि यहाँ पर हिंसात्मक और अहिंसात्मक आता है, सत्याग्रह और हिंसात्मक आता है, उग्रवाद आता है, क्रांतिकारी आता है, तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अहिंसा जो है वो सशक्त हथियारों और सशक्तों का हथियार है, और सच्चे सत्याग्रही उग्रपंथियों की बजाय ज्यादा मारक हथियारों का उपयोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे। सत्याग्रह की आचार संहिता, नहीं, ये हम नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता इसमें आचार संहिता इंपॉर्टेंट हो सकती है। सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा और असहयोग, हाँ थोड़ा सा ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना।
ओके, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो सकता है कि सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा और असहयोग, ठीक है ना। तो देखिए सत्याग्रह के अंतर्गत नागरिक अवज्ञा और असहयोग का प्रयोग पीड़ा संबंधी कानून पर आधारित है, ठीक है ना। और ये सिद्धांत है एक, यानी कि पीड़ा को सहना इसका समाधान है। देखिए क्या होता था कि जब लोग सत्याग्रह आंदोलन करते थे, क्योंकि वो वायलेंस नहीं हो सकते थे, वो हथियार नहीं ले सकते थे, वो लाठी डंडे का यूज नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो एक जगह पे बैठे रहते थे या चलते रहते थे, तो जो अंग्रेज सरकार होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करती थी, कभी कभी फायरिंग भी कर देती थी, गोले बंदूक वगैरह का यूज करती थी। तो जनरली यहाँ पर जो है जो अहिंसात्मक है आंदोलन करने वाले लोग हैं, सत्याग्रह करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे कष्ट भोगना पड़ता था, ठीक है ना। और यह समाधान किसी व्यक्ति समाज के नैतिक उत्थान प्रगति से संबंधित है, ठीक है। तो पीड़ा को सहना ही सत्याग्रह का समाधान था, और इसलिए सत्याग्रह में असहयोग का उद्देश्य सत्य और न्याय के साथ विरोधी का सहयोग हासिल करना होता था। और गांधी जी मानते थे, उनका भरोसा था कि बुराई के साथ असहयोग उतना ही जरूरी है जितना अच्छाई के साथ सहयोग करना है, ठीक है ना। तो शांति प्रियता, नागरिक अवज्ञा, गलत नीतियों के खिलाफ उचित प्रतिरोध, शांति प्रतिरोध, असहयोग, अहिंसा संघर्ष ऐसे स्वरूप है जिनका गांधी जी ने प्रयोग किया था, जो सभी सत्याग्रह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नजर हो सकता है कि अगर आ जाए तो। अब देख लेते हैं ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आप लेसन पढ़ रहे हैं यही चरितार्थ करेगा कि ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किस तरह से किया गया, क्यों किया गया, ठीक है ना। राइट, ओके। किस तरह से सत्याग्रह को लाया गया ब्रिटिश भारत के खिलाफ, क्यों गांधी जी ने स्टार्टिंग की थी। तो एक किसी चीज की न्यू होती है, ठीक है ना। पहले कोई ऐसी चीज, कोई हादसे, कोई कहानी हो जाती है, घटनाएं, उसके बाद फिर वो चीजें आती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हमें मालूम है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सुझाव देने के लिए रॉलेट आयोग की नियुक्ति की थी, ठीक है ना, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। राइट, किसने, ब्रिटिश सरकार ने की थी न्यायिक व्यवस्था के लिए। अब देखिए हुआ क्या था कि कमेटी ने भारत में नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। अब जो रॉलेट आयोग है, रॉलेट कमेटी बिठाई गई, उस कमेटी ने क्या किया कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह दिया। अब हुआ क्या कि जो शाही विधायी परिषद ने 2 विधेयक पारित किए, और विधेयक जिनमें एक में अराजक गतिविधियों में शामिल रहने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में रखने का प्रावधान था, और दूसरे में राजद्रोह से संबंधित साहित्य रखने को अपराध घोषित किया गया। समझिएगा, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, न्यायिक व्यवस्था के लिए रॉलेट आयोग, रॉलेट एक्ट की स्थापना कर दी, नियुक्ति कर दी। यहाँ पर जब कमेटी बन गई रॉलेट एक्ट की, तो उसने नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ में 2 विधेयक पारित कर दिए गए। पहला विधेयक था कि जो लोग अराजक हैं, जो लोग क्रांतिकारी हैं, हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं, उनकी यहाँ पे गिरफ्तारी कर ली जाए। दूसरी विधेयक जो रखा गया था, विधेयक वो ये रखा गया था कि जो राजद्रोह लोग कर रहे हैं, जो देश से, लोगों से, अंग्रेजों से जो राजद्रोह कर रहे हैं, जो राजद्रोह संबंधी जो साहित्य हैं, जो उनके अपने पास रखेगा, वो अपराध उसको घोषित कर दिया, अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो रॉलेट विधेयक ने सभी संदिग्ध राजनीतिक आंदोलनकारियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में रखने और उन्हें घर पर नजरबंद करने का असीमित अधिकार दिया था, और भारतीय जनमत के हर वर्ग ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर दी थी। जब 2 कानून यहाँ पर सामने ला दिए गए, तो सीधी सी बात है, जो आंदोलनकारी लोग थे, आप उन पर नजरबंदी रखने लगी, नजरबंदी रखने लिया जाने लगा, उन्हें नजरबंद कर दिया जाने लगा घर के अंदर, और लोगों में, भारत के लोगों में असंतोष फैल गया था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि ब्रिटिश काल में सत्याग्रह आंदोलन की स्टार्टिंग कहां से, तब ये न्यू है उसका, ठीक है ना, बेस तैयार हो रहा है सत्याग्रह आंदोलन होने का। इतना हुआ। अब देखते हैं अब क्या हुआ कि जब इतनी बातें हो गई, 2 विधेयक पास कर दिए गए, तो गांधी जी ने इसे काला विधेयक बताया कि ये ब्लैक है, काला है, और वायसराय ने इसे मंजूरी नहीं देने का वायसराय से आग्रह किया।
लेकिन वायसराय ने उनकी बात नहीं मानी और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने विरोध करते हुए इसके विरुद्ध जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा कि जो विधेयक पारित किया गया है ये काला विधेयक है, इसे नहीं मानना चाहिए। वायसराय से गुजारिश की, लेकिन वायसराय ने इसको नहीं माना तो गांधी जी ने जन आंदोलन यानी जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया, लोगों के पास जाना शुरू कर दिया और 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस घोषित किया और कानून के विरोध में, ठीक है ना, यानी कि जब वायसराय ने उनकी बात नहीं मानी तो 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस घोषित कर दिया गया और कानून के विरोध में जो कानून बनाया गया था, 2 कानून जो मैंने आपको बताया, विधेयक पास होना यानी कानून बनाना, और इसमें हड़ताल, अनशन और सामूहिक बैठकों का आह्वान किया गया, लोगों को बुलाया गया और इस असहयोग अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता और धार्मिक आचरण का अधिकार और अन्य मौलिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई। लोग जो है अपनी बातों को रख नहीं सकते थे, कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, इस तरह कुछ जो अधिकार लोगों को मिले हुए थे वो यहाँ पे उनसे छीन लिए गए थे। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक बैठक करने के लिए जमा हुए लोगों पर ब्रिटिश सेनाधिकारी जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और नेहरू जी ने इस नरसंहार को एक भयावह त्रासदी की संज्ञा दी और जिसकी वजह से 1202 लोग मारे गए थे और 3600 लोग जख्मी हो गए थे और कई स्थानीय लोग अपंग हो गए थे स्थायी रूप से, ठीक है ना। ओके, यह लोकप्रिय आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसात्मक स्वरूप अख्तियार करने लगा। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ने लगा तो हिंसात्मक रूप लेने लगा, यानी सत्याग्रह जो है अहिंसात्मक से हिंसा के रूप में आ गया। और जब इस वजह से गांधी जी को एहसास हुआ कि लोगों को नागरिक अवज्ञा और सत्याग्रह की संस्कृति और तकनीक के प्रति प्रशिक्षित करने की जरूरत है, लोगों को बताना है कि नागरिक अवज्ञा यानी लोगों का सम्मान करना, सत्याग्रह की संस्कृति उसका क्या है, किस तरह से इसको बनाया जा सकता है, किस तरह से आंदोलन करना चाहिए, तो उन्होंने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया सत्याग्रह के लिए। तो यदि सत्याग्रह आंदोलन ब्रिटिश सरकार आता है, सत्याग्रह आंदोलन क्या है, क्या समझते हैं, तो आपको यही आंसर लिखना होगा। चंपारण सत्याग्रह एक नजर चलते चलते देख लेते हैं। 2 यहाँ पे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, खेड़ा का आंदोलन देखने को मिलेगा और एक चंपारण का जो सत्याग्रह है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो जो आपका चंपारण का आंदोलन था या चंपारण सत्याग्रह था, ये बिहार से संबंधित था, बिहार के किसानों से संबंधित था, क्योंकि यहाँ किसान में 3 कठिया व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जमीन के 20 में से 3 हिस्से पर कानूनन नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यानी बिहार में चंपारण एक जगह थी जहां पे किसानों की जो उनके पास जमीन होती थी उन जमीनों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। जितनी भी जमीन होती थी उस जमीन के 20 में से 3 हिस्से पर उन्हें नील की खेती करना जरूरी था। वो मजबूर थे नील की खेती करने के लिए, अपने 3 हिस्से में से 3 कठिया कहा जाता था। और यही नहीं, वो खेती करने के लिए भी तैयार होते थे, वो करते भी थे, लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश हुआ करते थे वो भूमिपतियों को मनमानी कीमत पर बेचना भी पड़ता था। यानी कि जो नील है वो नील की खेती तो वो कर लेते थे, लेकिन उनको उसके जो दाम में बहुत कम मिलते थे। जो ब्रिटिश हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, कम दामों में उनसे ले लिया करते थे, ठीक है ना। उसकी जो प्राइस है अंग्रेज खुद ही फिक्स करते थे और ये किसान ब्रिटिश भूपति और गैर कानूनी दमन प्रताड़ना के शिकार होते थे। और गांधी जी के प्रयासों के स्थानीय प्रशासन पर एक जांच कमेटी नियुक्त करने पर मजबूर हुआ और बाद में एक विधेयक और कानून पारित किया गया जो गरीब और किसानों के हितों की रक्षा का प्रावधान था। बहुत कम शॉर्ट में दिया है तो ये आपकी टिप्पणी में आ सकता है और मैं 100% कह सकती हूँ कि टिप्पणी में ही आएगा आपका चंपारण और खेड़ा कैरा सत्याग्रह, ठीक है ना। क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता क्योंकि बहुत कम है। एक मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी गांधी जी के जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं उनके बारे में, ठीक है ना, उसका वेट करिएगा। अब ये खेड़ा या कैरा सत्याग्रह क्या था, तो देखिए गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 की घटना थी। जो किसान थे उनकी फसल खराब हो गई थी, लेकिन तब भी इसके बावजूद जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो राजस्व की वसूली यानी कर की वसूली किया करते थे। अब किसानों के पास जब फसल ही खराब हो गई तो कैसे दे सकते हैं, लगान कैसे दे सकते हैं, कर कैसे दे सकते हैं।
और जब गांधी जी को पता चला तो वो गुजरात के खेड़ा या कैरा में गए और गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह करने के लिए संगठित किया, उन्हें एकत्रित किया और कर देने से मना कर दिया और इसके परिणाम झेलने के तत्पर रहने के लिए भी उनको तैयार किया कि हो सकता है कि इसके परिणाम और बुरे हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा। और जो कर अदा करने में सक्षम थे उन्होंने भी सिद्धांत रूप में इसे सही मानते हुए सभी दबावों के बावजूद अदायगी से मना कर दिया। जो किसान जिनकी फसल बर्बाद नहीं हुई थी वो कर दे सकते थे, लेकिन गांधी जी की बात को मानते हुए उन्होंने भी कर नहीं दिया और सरकार इस दबाव के आगे झुक गई और किसानों के साथ समझौता करने के लिए मजबूर हुई। तो खेड़ा चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका टिप्पणी में लिखने के लिए आएगा। क्योंकि आप गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपसे स्पेशल पूछ दे कि गांधी जी के आंदोलन जितने थे उसके बारे में लिखिए, या गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। सत्याग्रह में आपको सब लिखना पड़ेगा क्योंकि गांधी जी आंदोलन से भी सत्याग्रह करते थे, अहिंसात्मक तरीके से करते थे और अहिंसात्मक तरीके से जो आंदोलन होता है वो सत्याग्रह ही होता है। तो चाहे असहयोग आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, बारदोली आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन हो, चंपारण, जितने भी आंदोलन है वो सब सत्याग्रह के आंदोलन है। तो आपको ये थोड़ा सा है क्या ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर एक अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल भी हुई थी। अच्छा, इसका भी नेतृत्व तो गांधी जी ने किया था। इसका क्या रीजन था? रीजन ये था कि जो मिल के मालिक थे वो ज्यादा वेतन देने से मना कर दिए थे, श्रमिकों का वो ज्यादा शोषण भी करते थे। तो गांधी जी ने क्या किया था, श्रमिकों को इकट्ठा किया और अनशन करना शुरू कर दिया और जिससे वो सभी संगठित हो गए थे और मालिकों को अनशन के चौथे दिन ही समर्पण करना पड़ा और 35% वेतन बढ़ोतरी करनी पड़ी। तो ये अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल है वेतन बढ़ोतरी के लिए। बारदोली सत्याग्रह क्या है ये देख लीजिए, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह जो है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ में थे, ठीक है ना। और यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें अहिंसा का पालन किया गया था। 1928 में हुआ क्या था कि 1928 में एक तालुका है उसके 136 गांवों के भू राजस्व में बढ़ोतरी कर दी गई थी, ठीक है, यानी कर को बढ़ा दिया गया था। क्यों बढ़ा दिया गया था? क्योंकि इस क्षेत्र में कपास और चावल जैसी महंगी फसलों की उपज होती थी, ठीक है ना। और इस क्षेत्र के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व यानी कर की भारी बढ़ोतरी के फैसले के विरोध में थे। वो आक्रोश में आ गए थे और 2 साल तक निवेदन करने और विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी यहाँ पर अहिंसात्मक आंदोलन शुरू हो गया था। जब अंग्रेज नहीं माने तो किसानों ने करों की अदायगी नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया और जब तक सरकार भू राजस्व में बढ़ोतरी वापस लेने का विचार नहीं करती। ये बारदोली सत्याग्रह है। हो सकता है कि बारदोली सत्याग्रह से आपको अलग क्वेश्चन करने के लिए आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मैं इसे रख देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चला था। रीजन क्या था? क्योंकि जो तालुका था वहां पर भू राजस्व की बढ़ोतरी कर दी गई थी। वहां पर खेती क्या होती थी? कपास और चावल होती थी और ब्रिटिश सरकार थी भू राजस्व की बाड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में कर लेते थे, जिससे किसान में आक्रोश हो गया था। किसानों में 2 साल तक उन्होंने निवेदन किया, ठीक है ना। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार नहीं मानी तो उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया और किसानों ने जो कर देना था वो भी नहीं दिया, ठीक है ना। और जब तक सरकार भू राजस्व में बढ़ोतरी वापस लेने का विचार नहीं करती है। बड़ी तादाद में पुरुषों और महिलाओं ने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। सरकार ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। बारदोली में लोगों ने प्रबल इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। गांव के मुखिया जो भी अधिकारी हुआ करते थे वो बड़ी संख्या में इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और 4 महीने तक चले आंदोलन और निरंतर निगरानी। देखिए ये आंदोलन जो था ये सत्याग्रह था जो अहिंसात्मक था और 4 महीने आंदोलन चला था। यहाँ पर गिरफ्तारी की धमकियों के बाद भी परिस्थिति का आकलन किया गया और अंततः शांत का विकल्प चुना गया। सरकार ने मुखियाओं को बहाल कर दिया, गिरफ्तार सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया, सरकारी दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच की गई और बाद में सरकार ने बढ़ोतरी को वापस ले लिया, जिससे वह किसी भी हालत में लागू करने पर आमदा थी। तो ये था कर की बढ़ोतरी करने के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन चलाया गया। बस इतना आप माइंड में रख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। तो हर किसी ने पटेल के नेतृत्व की क्षमताओं की सराहना की और इससे उन्हें काफी ख्याति मिली और उन्हें गांधी जी के सच्चे अनुयायी की संज्ञा दी गई। ये था बारदोली। नमक सत्याग्रह देख लेते हैं क्योंकि सभी गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन है और ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अच्छा,
ये नमक सत्याग्रह जनरली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नमक सत्याग्रह क्या है कि ब्रिटिश शासकों ने भारतीय नमक को ब्रिटेन ले जाने, फिर उसे नए तरीके से करने और फिर पैकेज यानी कि उसको पैक करने के बाद भारत भेजने और भारतीय जनता से इसकी 20 गुना अधिक कीमत वसूलने का फैसला किया। मतलब नमक भारत में हो रहा है, भारतीय बना रहे हैं, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, इसे ब्रिटेन ले जाएंगे, वहां पे साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, वहां पे पैक करेंगे, पैक करने के बाद वो फिर इंडिया लेके आएंगे भारत, और यहाँ पर उनसे 20 गुना ज्यादा कीमत पे बेचा जाएगा। हमारी चीज हमसे ही लेकर के 20 गुना ज्यादा कीमत पे दी जा रही है। ये था नमक सत्याग्रह। तो नमक पर अब सीधी सी बात है, नमक पर अत्यधिक कर लगा दिया गया, जो एक जरूरी सामग्री थी कि नमक के बगैर तो लाइफ ही नहीं गुजरेगी, खाना ही नहीं बन सकता था, और उसी पर ज्यादा कर लगा दिया गया। तो हर किसी को हर दिन इसकी जरूरत होती है, और नमक पर अत्यधिक कर थोपने को हर किसी ने अन्यायपूर्ण माना, और गांधी जी ने नमक कर को चुनौती देने का फैसला किया, और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन करने का फैसला किया, क्योंकि हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ था। ये हिंदू मुस्लिम से लेकर गरीब अमीर तक की बात थी, और यहाँ पर दमनकारी नमक कानून के खिलाफ आंदोलन लोगों को एकजुट कर देगा, चाहे वो किसी धर्म क्षेत्र आर्थिक स्थिति, क्योंकि नमक ऐसी चीज ही थी। और सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह 1930 को शुरू किया गया, और गांधी जी ने देश के सामने ऐलान किया वह ब्रिटिश शासन द्वारा लागू नमक कानून की अवज्ञा करने जा रहे हैं, उसको नहीं मानेंगे, अवहेलना करेंगे, और इस तरह ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और गांधी जी ने दांडी मार्च का मतलब दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया, और 246 मील पैदल चलकर समुद्र पहुंच गए थे, और वहां पर जनमानस इससे खासा जो उससे प्रभावित हुए थे। लाखों लोग सड़क पर आ गए थे, जबरदस्त इनको समर्थन मिला था। इसमें बहुत सारे कांग्रेसी बुद्धिजीवी लोग भी इसमें शामिल थे, और जो ब्रिटिश सरकार थी वो चंबे में पड़ गई थी, और यह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मील का पत्थर बना, और गांधी जी का सत्याग्रह सफलता के शिखर पर पहुंच गया था। और यह जो सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन था, अब वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दीवानगी में बदल गया था, और मेन वजह था गांधी इरविन समझौते की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो गांधी जी ने सबसे शानदार भाषण यहाँ पर दिया था, ठीक है ना। तो ये था आपका नमक सत्याग्रह। तो टिप्पणी भी आ सकता है और साथ में लिखने को भी। फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत में सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है क्या? ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है क्योंकि गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। वीडियो तो थोड़ा आपका जो है वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, राइट। तो फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत में सत्याग्रह थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो आपके नॉलेज में होना चाहिए। चलिए, फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत में सत्याग्रह। देखिए, ब्रिटिश शासन से अगस्त 1947 में भारत से आजाद होने के बाद फ्रांस के कब्जे वाले इलाके जैसे पांडिचेरी के लोगों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया था, और गोवा के लोगों ने भी ऐसा ही किया जहां पुर्तगाली शासन था। शुरू में गांधी जी फ्रांसीसी कब्जे वाले इलाके के आंदोलन के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसात्मक कार्रवाइयों का समर्थन होगा, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश से 1947 में भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन फ्रांस के इलाके में भी बहुत, जैसे पांडिचेरी गोवा है वो फ्रांस के इलाके में था, तो वहां पे भी लोगों ने क्या कर दिया था, आंदोलन करना शुरू कर दिया था। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, उनका मानना था कि हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर अहिंसा के साथ में ये काम हो सकता है। और बाद में वह सही स्थिति से अवगत हुए और इन इलाकों में सत्याग्रह के समर्थन में आगे आए, ठीक है। और 1948 में गांधी जी के निधन के बाद फ्रांस के कब्जे वाले भारत के नेताओं और लोगों ने गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए फ्रांस के साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष किया, और गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन को लोगों का समर्थन मिला, और फ्रांस के साम्राज्यवादी शासन से स्वतंत्रता मिल गई। भारत और फ्रांस के बीच 1954 में शांतिपूर्ण समझौते के तहत फ्रांस के कब्जे से लोगों को आजादी मिली, यानी पांडिचेरी और गोवा जो था वो 1954 में आजाद हुआ था। और इस तरह गोवा में भी लोगों ने हड़ताल और असहयोग आंदोलन जैसे गांधी जी के आंदोलन का प्रयोग किया था, और पुर्तगाली सरकार ने इस आंदोलन को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, और 1960 में सफलता मिली। जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से गोवा भी भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बन गया। तो 1960 में जो गोवा है वो भारत में मिलाया गया, पहले नहीं था जब भारत आजाद हुआ था। और ये फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत में सत्याग्रह, यानी आप सिंपल से कह सकते हैं कि गोवा और
जो पांडिचेरी था, इसको आजादी दिलाने के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जो गांधी जी के डेथ के बाद, उनकी मौत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में किया गया था। ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, तो भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत क्या है? ये भारत के बाहर वही है जैसे मार्टिन लूथर किंग जो है, इन्होंने भी किया था। ठीक है ना, विश्व में, भारत के बाहर मतलब विश्व में। ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जो है, नस्लवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी और अपने प्रसिद्ध आई हैव के ड्रीम भाषण में उन्होंने आत्मिक बल की संज्ञा दी थी। ठीक है ना, तो एक आप कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जो है, गांधी जी के ही राय पर उन्होंने चलते हुए गए। ठीक है ना, और उन्होंने अपने कार्य पर गांधी जी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए माना कि अधिकांश लोगों की तरह मैंने भी गांधी जी के बारे में सुना था, लेकिन मैंने कभी गंभीरता से उनका अध्ययन नहीं किया, और जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ा कि मैं अहिंसात्मक प्रतिरोध के उनके अभियानों के प्रति गंभीर रूप से आकर्षित हुआ हूँ। ठीक है ना, और मैं समुद्र तक उनके नमक मार्च और अनगिनत अनशनों से खास तौर पर प्रभावित था। तो ये था इनका भारत के बाहर सत्याग्रह, मार्टिन लूथर को आप लिख सकते हैं। ओके, समकालीन प्रासंगिकता क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे नहीं लगता है। ओके, सारांश मतलब ये जो यूनिट है आपकी फिनिश्ड हो गई है। ठीक है, ओके, राइट। तो साम्राज्यवादी शासन से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा और सत्य पर जोर दिया, जो दोनों को जोड़कर सत्याग्रह की अवधारणा बना। ठीक है, अहिंसा और सत्य दो चीजें हैं, तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये यूनिट फिनिश्ड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे न्यास यानी ट्रस्टीशिप, जो गांधी जी ने रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इससे 100% आएगा, मैं भी इसे कह दूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम व्हाट्सएप से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। आप पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं तो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, यूनिट 7 न्यास ट्रस्टीशिप। टेक केयर, बाय।